गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। खूब बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी, मुझे उम्मीद है, और आप अच्छे से खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग जैसे कि चैप्टर पढ़े थे, पहले आपको याद दिलाते हैं कूलॉम्स लॉ। पहला पहला एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर कूलॉम्स लॉ। तो एकदम उसको इजी बनाने के लिए हमने गाउस लॉ पढ़ा था। तो एकदम वही काम यहां होने जा रहा है जो बायो सावर्ट के नियम से आप लगाते थे। एकदम कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन था, देखा होगा आपने, सीधे चालक तार के कारण जो डेरिवेशन आपने डिराइव किया था वो बहुत लेंदी डेरिवेशन था। आपको याद होगा, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल, उससे छोटा वाला और उससे छोटा वाला ट्रायंगल ऐसे कंसीडर किया था। तो एकदम वही कहानी यहां भी है कि कूलॉम्स लॉ जो था उसको इजी करने के लिए गाउस लॉ आया। तो जो बायो सावर्ट्स लॉ था उसको इजी करने के लिए एम्पियर्स लॉ आया। ध्यान दीजिएगा, जैसे कूलॉम्स लॉ वैलिड था उसको लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई, वो कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा कैलकुलेशन उसके टफ थे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए गाउस लॉ आया। तो गाउस लॉ इंपॉर्टेंट हो गया था। ऐसे ही बायो सावर्ट लॉ यहां खुद में इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें ये मत कह देना कि बायो सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है सर। बायो सावर्ट लॉ बोर्ड बहुत पसंद करता है, लेकिन बायो सावर्ट लॉ को इजी बनाने के लिए एम्पियर्स लॉ आया, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। कौन सा लॉ? एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, बायो सावर्ट लॉ को इजी करने के लिए। तो ये क्या है वो देखते हैं, हिंदी में कहते हैं ये चिरकुटल लॉ नहीं लिखा है बेटा, सर्कुटल लॉ लिखा है। कौन सा लॉ है? सर्कुटल लॉ। तो इसको समझिएगा क्या है एक्चुअल में। इसमें आप पहले ही स्टार्ट में इस चैप्टर में जान चुके हैं कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो मान लो इसमें आई धारा है, तो इसने अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, किया होगा। देखिएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है आई धारा के कारण। तो बी और आई तो इक्वल होगा नहीं, खैर उसकी बात अभी आगे कर रहे हैं, लेकिन आई के कारण बी पैदा हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि सर जैसे यहां पे बाहर चुंबकीय क्षेत्र बी पैदा हुआ है, ये बी टोटल ऐसे मान लीजिए, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो बी पैदा हुआ है सपोज आई धारा के कारण। तो यहां पे जो इसका माध्यम है वो निर्वात हो सकता है। अगर निर्वात है तो निर्वात की चुंबकशीलता, अगर माध्यम होता तो माध्यम की चुंबकशीलता। क्या इसको चुंबकशीलता प्रभावित नहीं करेगा? चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, परमिएबिलिटी, कितना परमिशन दे रहा है, मतलब उस चुंबकीय क्षेत्र को, ये जो पैदा हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र वो आई धारा के कारण है, लेकिन क्या पूरा आई के कारण पैदा हुआ है कि कुछ कम पैदा हो पाया? क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, मतलब 4 पाई में 10⁻7 से भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा वो म्यू नॉट है। मतलब म्यू नॉट की वैल्यू बहुत कम होगी। तो म्यू नॉट अब उसको परमिशन नहीं देगा कि सब लोग, जैसे यहां पे अगर निर्वात है तो निर्वात की, जैसे वहां पे वैद्युत क्षेत्र होता था एमपी, वो गाउस लॉ में था ई डॉट डी ए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट टाइम, मतलब डिवीजन में होता था, तो एप्सिलॉन नॉट उसे परमिशन कितना देता था आवेश को, जो बद्ध आवेश थे उसमें निर्वात की वैद्युतशीलता उसको प्रभावित करता था। तो ऐसे यहां पे भी है, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है उसको कौन प्रभावित कर रहा है? तो यहां पे चुंबकशीलता प्रभावित कर रही है। तो चुंबकशीलता एक्चुअल में इसके मान में कमी कर देता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो धारा है वो पूरी धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित हुआ है बेटा, ये समझिएगा।
मतलब ऐसे सोचिए चुंबकीय क्षेत्र में कुछ डिवीजन हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो गया, उतनी परमिशन नहीं मिली, थोड़ा कम परमिशन मिली है, इसका मतलब इसमें डिवीजन हुआ है, तो डिवीजन हुआ है तो इधर मल्टीप्लिकेशन होगा। इतना समझ में शायद आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन है क्या यहां जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस अगर इतनी दूरी पर, तो क्या उतनी दूरी पर भी सेम होगा? अगर और बड़ा लूप ले लें तो क्या तब भी सेम होगा? क्या चुंबकीय क्षेत्र यहां हर जगह पे सेम होगा? तो आंसर है कि ये तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी परिवर्तित होगी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान लो b है, तो अगर इसकी लंबाई मान लो 10 है, चुंबकीय क्षेत्र चलो 10 है, तो 10 चुंबकीय क्षेत्र को अगर इसमें 100 चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ऐसे एक नंबर ले लेते हैं 100, तो इसमें अगर डिवाइड करना है तो छोटे छोटे टुकड़ों को 10-10 करके मिल गया सबको। लेकिन अगर अब उतने ही 100 को, अच्छा 100 इस छोटे से सर्कल में डिवाइड कर देना है, तो इसमें ज्यादा जो हर टुकड़ा होगा उसको ज्यादा नंबर मिलेगा। जैसे मान लो कि अगर इसमें हमने 10 पार्ट कर दिया तो एक पार्ट को 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर उतना ही बड़ा लेंथ इस पे लेंगे तो अगर इसके भी 10 पार्ट कर दें तो अब बड़ी लेंथ हो जाएगी। या अब आप सोचिए अगर उतनी ही लेंथ करना है आपको, तो अब हर लेंथ को जो 100 है उसमें से मान लो इसके 20 टुकड़े हो गए, तो अगर ये 10 टुकड़े हुए थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ 10 टुकड़े हो गए सपोज। तो 10 टुकड़ों में जो डिवाइड किए थे 100 को, तो हर टुकड़े को कितना मिला? 10-10-10। अब उतना ही बड़ा टुकड़ा इस पे लीजिए, ठीक। अब आपको जो 10-10 नहीं मिलके क्या मिलेगा? 5-5-5 मान लो, तो और बड़े टुकड़े पे उसी का डिवीजन करिए तो और कम मिलेगा। ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर कोई रिलेटिव आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और आप मान लो कि 5 बच्चे हो, उन्होंने रूल बना लिया है कि हर बच्चे को मतलब हम टोटल 50 रुपया देंगे। तो अब जब आप 5 लोग हो तो सबको 10 रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने सोचा है कि हम 10 से ज्यादा नहीं देंगे। अब आप थोड़े और ज्यादा कुछ दिनों बाद आए, 2-4 साल बाद, तो बच्चे हो गए 10। घर में बच्चे कितने हो गए? 10 बच्चे। तो जो अंकल पैसे देंगे वो तो 50 रुपए उनका फिक्स है कि 50 रुपए देंगे, भले वो बूढ़े हो जाएंगे लेकिन 50 रुपए ही देंगे। अब 50 रुपए 10 बच्चों में बांटना है तो हर बच्चे को 5 रुपया मिलेगा ना। अब कुछ दिन बाद बच्चे हो गए 25, तो अंकल ने दिया 50 रुपया, तो हर बच्चे को 2 रुपया ही तो मिलेगा, समझिएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए सिर्फ 5 टुकड़े हों इसके, अगर उतने लेंथ के, तो सबको कितना मिलेगा? अगर उन्होंने 50 दे दिया है तो सबको कितना मिलेगा बेटा? 10-10 रुपया मिल जाएगा। अब यहां ज्यादा लोग हो गए ना, उतने टुकड़े को अगर कंसीडर करेंगे तो मान लो 10 टुकड़े हो गए तो सबको मिलेगा 5-5 रुपया, और यहां पे और बड़ा सर्कल हो गया तो 25 टुकड़े हो गए उतने ही लेंथ के, इसमें 25 टुकड़े जोड़ेंगे तब वो बनेगा, तो 25 टुकड़े हो गए तो हर बच्चे को कितना मिलेगा? 2 रुपया। इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर वो एक निश्चित टुकड़े का साइज ले लीजिए डीएल लंबाई का, तो डीएल अगर इतना 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 है, तो यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब इसको अगर बनाना है तो ज्यादा डीएल जोड़ना पड़ेगा ना, तो ज्यादा डीएल जोड़ना पड़ेगा, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो ये और ज्यादा डीएल से मिलकर बना होगा तो इसको और कम चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। सबसे छोटे वाले सर्कल में कम डीएल बनेंगे तो उसमें ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। अब उससे बड़े वाले सर्कल में थोड़े से और डीएल बन जाएंगे तो उसमें कम चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। उससे बड़े वाले सर्कल में और चुंबकीय और टुकड़े बन जाएंगे तो और कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इस तरह से दूरी पे डिपेंड करता है, मतलब डीएल पे डिपेंड करता है। तो देखो एल लंबाई पूरी अगर ले लें, इसकी लंबाई को अगर हम कह रहे हैं एल, तो एल लंबाई के कारण बी टोटल चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। तो एकांक लंबाई के कारण बी टोटल
अपॉन एल हो जाएगा, और एकांक लंबाई में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने कुछ बी मान लिया, तो जो बी टोटल है वो क्या हो जाएगा, बी टोटल वो बी इंटू एल हो जाएगा ना, बी एल, मतलब ये लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, तो यहां पे ये डीएल पे डिपेंड करेगा, तो डीएल लंबाई ऐसे भी बोल सकते हैं ना, डीएल लंबाई के कारण बी टोटल, तो एकांक लंबाई के कारण इतना। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बी पे डिपेंड करेगा, डीएल पे डिपेंड करेगा। तो अब इसके बाद में आप ये समझिए कि एम्पियर ने, ऐसे ये तार है तो इसके कारण एक छल्ले की कल्पना की, वलय की कल्पना की, तो एम्पियर उसी को कहते हैं सर्कुटल लॉ, क्योंकि एक वलय की कल्पना की है। ये आप एकदम समझ लीजिएगा, इसमें प्लेन चकती नहीं है, इसमें द्विविमीय वस्तु, त्रिविमीय मतलब त्रिविमीय जो कोई घन, कोई बेलन ऐसा नहीं है, एकदम छल्ला लिया है। तो इसको उन्होंने एम्पियर पथ कहा, एम्पियर परिपथ। तो अब इसको समझिएगा बेटा, थोड़ा बहुत हमने इसको समझाने की कोशिश की है। तो इसके चारों ओर मान लो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसको काटते हुए एक एम्पियर पथ की कल्पना कीजिए। थोड़ा सा साइज चेंज हो गया है, ऐसा। तो उसको काटते हुए वो पॉइंट कटना चाहिए, मतलब उससे होता हुआ जाना चाहिए ये सर्किट। तो इसको एम्पेरियन लूप कहते हैं, एम्पेरियन लूप। अब इस एम्पेरियन लूप को आप ऐसे चाहे तो डॉटेड से बना सकते हैं, ऐसे डॉट 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 से बना सकते हैं। अब इस बिंदु पर मान लो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर धारा की दिशा देखिए, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बेटा, तो ऐसे अंगूठा ले जाइए, देखिए ये पेन ऐसे पकड़िए, इस पे अंगूठा ले जाइए, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। तो ये जो एम्पेरियन लूप माना है, इसमें भी उसकी भी दिशा उसी के अनुदिश मान लीजिए। तो एम्पेरियन लूप की दिशा, ये डीएल की दिशा मान लीजिए इधर होगी, और इधर ही बी की दिशा है। ऐसे सोचिए, ये ऐसे तार है और ऐसे लेटा हुआ है, ऐसे जब आप घुमाएंगे ऐसे, तो ये लूप बनेगा। तो लूप के अनुदिश ये चारों उंगलियां जा रही है ना, देखिए ये, तो इसका मतलब ये बी की दिशा हो गई और यही डीएल की दिशा है। इस बिंदु पर देखेंगे तो यही बी की दिशा है, अंगूठा चुंबकीय धारा की दिशा में होना चाहिए। देखिए यहां पे बी की दिशा यही और डीएल की दिशा, बी की दिशा डीएल की दिशा, बी की दिशा डीएल की दिशा। तो ऐसे ही यहां पे भी एक डीएल ले लीजिए, इस पे भी बी की दिशा ये हो जाएगी और यही डीएल की दिशा है। तो बी और डीएल के मध्य थीटा 0 डिग्री। तो बेटा आपने जैसे गाउस के नियम में पढ़ा था कि जो कोण है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो वैद्युत क्षेत्र, वो या तो अनुदिश होना चाहिए या तो लंबवत होना चाहिए, मतलब थीटा या तो 0 डिग्री होना चाहिए, मतलब समांतर होना चाहिए, या लंबवत होना चाहिए। तो वही कहानी यहां भी है। जो एम्पेरियन लूप मानेंगे उसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा, या तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 डिग्री होना चाहिए एम्पेरियन लूप से, या फिर लंबवत होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये कोशिश रहेगी, अपना तो सारा काम लगभग 0 डिग्री से चल जाएगा, एक आध दो जगह 90 डिग्री का एप्लीकेशन है। तो ये कोशिश करेंगे हम लोग इस तरह से इसको जो एज्यूम कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से एज्यूम करें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो या तो एम्पेरियन लूप के अनुदिश हो या एम्पेरियन लूप से लंबवत हो। अगर ऐसा करेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगी। कुल मिला के जो एम्पियर का ये नियम है, ये हर जगह वैलिड है, लेकिन सुविधाजनक है इन्हीं स्थितियों में। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एम्पेरियन जो लॉ है, एम्पियर्स लॉ जो है, वो हर जगह पे वैलिड है, लेकिन कन्वीनियंस हमको, आसानी हमको उन्हीं जगह पे होती है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र लूप के अनुदिश होगा या लंबवत होगा। अगर कोण बनेगा तो वहां भी लगेगा रूल, समझ लीजिएगा। अगर कहीं जैसे चुंबकीय क्षेत्र
लूप के साथ कुछ कोण बना रहा है, तो नियम लगेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे ये लाइन थोड़ी सी एनसीईआरटी में मिस्टेक है। एनसीईआरटी में कहता है ये तहीं वहीं लगता है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र या तो इसके अनुदिश है या इसके लंबवत है, परंतु ये सत्य बात नहीं है। ये नियम हर जगह लगता है, लेकिन वहां पे सुविधाजनक होता है जहां पे ये चुंबकीय क्षेत्र लूप के अनुदिश हो या उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, ये अनंत लंबाई का तार लेते हैं, वही प्रॉब्लम। ओके, अब इसके कारण जो चुंबकीय इनका नियम है वो देखिए। आपको अभी अभी बताया कि B होना चाहिए, dl होना चाहिए, इसका डॉट होना चाहिए और इधर म्यू नॉट होना चाहिए और सिग्मा आई होना चाहिए। अब इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम है सिग्मा आई कैसे लेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई लूप है, एम्पेरियन लूप। अच्छा, किसी को भी मान लो जाने वाली को पॉजिटिव मान रहे हो तो आने वाली को निगेटिव मान लो, आने वाली को पॉजिटिव मान रहे हो तो जाने वाली को निगेटिव मान लो। तो ये दिशा आपकी छूट है। दिशा में इसमें हर क्वेश्चन में नया क्वेश्चन, नया तरीका आप मान सकते हैं, ये भी चलेगा। जैसे वहां पे वैद्युत आवेश वाले में था, मतलब वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में आपने निर्धारण कर लिया था कि इसको हम धनात्मक, इसको ऋणात्मक मानेंगे। यहां हर क्वेश्चन में आप बदल सकते हैं। मान लो इसको आपने धनात्मक मान लिया, तो अगले क्वेश्चन में धारा नीचे जा रही हो तो आप अपनी सुविधा से उसे धनात्मक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मान लो ये I1 धारा जा रही है और ये I2 धारा आ रही है और ये I3 धारा जा रही है और ये I4 धारा आ रही है। तो जो सिग्मा आई होगा समस्त धारा वो, अच्छा इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन कंसीडर कौन सा होगा, जो लूप के अंदर है। ये एम्पेरियन लूप है बेटा, तो ये सिग्मा आई होगा। जाने वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग जा रहे हैं, आ कम लोग रहे हैं। तो I1 माइनस I2 प्लस I3, ये कंसीडर नहीं होगा। ओके, तो सिग्मा आई ऐसे लेंगे बेटा। अगर दो लोग आ रहे होते, एक लोग जा रहे होते, तो हम आने वाली को पॉजिटिव मान लेते। ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे कन्वीनियंस है जिससे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और जिससे हमको आसानी होगी क्वेश्चन करने में। तो ये हो गया बेटा सिग्मा आई लेने का तरीका। अब ये तो छोटे से डीएल के कारण है और संपूर्ण डीएल के कारण होगा बंद पथ। ये क्लोज्ड इंटीग्रल लेंगे इसमें। तो देखिएगा, अब इसी को परिभाषित करना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कैसे बोलेंगे बेटा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पथ का और डीएल लिया है। डीएल माने रेखीय, बंद पथ का रेखीय समाकलन। फिर से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पथ का रेखीय समाकलन, डीएल माने रेखीय, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पथ का रेखीय समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता तथा बंद पथ से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इस नियम के अनुसार, ये तो फर्जी लाइन है जोड़ देंगे, इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद पथ का रेखीय माने डीएल, रेखीय समाकलन निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता तथा बंद पथ से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर का परिपथीय नियम आ गया होगा आपको। सिग्मा आई कैसे लेंगे ये भी आपको बता दिया। तो अब आपको ये पहला, ये तो मतलब आर्बिट्ररी लाइन हो सकती है। अब इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं बेटा। अनंत लंबाई के अब यहां पे धारावाही बोलना जरूरी है क्योंकि धारा बह रही है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन। ये ध्यान दीजिएगा बेटा।
अब इसको देखिएगा, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का, ये डॉटेड लाइन है इनफिनाइट, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। तो बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। यहां आप देख सकते हैं कि सिग्मा आई आई के बराबर है और बी इधर है तो डीएल भी इधर है, जो इसमें अपनी सुविधा है। ऐसे इस एम्पेरियन लूप को मान लो या ऐसे मान लो, ये हमारी सुविधा है। तो अब देखिए इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इधर है तो हम भी इसकी दिशा को इधर मान लेंगे एम्पेरियन लूप की। अगर धारा नीचे जा रही होती तो ऐसे आ रहा होता, तो अब एम्पेरियन लूप की दिशा ये मान लेते और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा यही होती। आपको दोनों के लिए ऐसे इसके लिए चित्र बना सकते हैं। अगर ये ऐसे धारा नीचे जा रही होती तो इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए कैसे होता, ऐसे के कारण बाहर निकल रहा होता ना, इधर बाहर निकल रहा होता का मतलब बी इधर होता। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब बाहर ऐसे निकल रहा होता तो यहां से अंदर जा रहा होता। बेटा टेंशन नहीं लेना, चाहे वो वाला चित्र बनाएंगे चाहे ये वाला चित्र बनाएंगे, दोनों सही है। ठीक, तो अब देखिएगा बी डॉट डीएल ओपन कर दीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। बी छोड़िए, डीएल छोड़िए, कॉस 0 डिग्री, बी और डीएल के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है, क्लोज्ड इंटीग्रल। और म्यू नॉट और सिग्मा आई कितना है, टोटल कितनी धारा जा रही है, आई। कॉस 0 का मान 1 हो गया, बी छोड़ दीजिए, निश्चित है मतलब नियत है, डीएल 2 पाई आर, हमेशा ये सॉरी म्यू नॉट आई। हमेशा ये ध्यान रखेंगे जो डीएल का इंटीग्रेशन होगा ये एम्पेरियन लूप का इंटीग्रेशन होगा, ये समझ लीजिएगा। अगर ये आर दूरी पर आपने ज्ञात किया है तो आर दूरी पर जो डीएल का समाकलन होगा ये डीएल 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 ये आर दूरी वाला होगा। तो डीएल 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 कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा बना लीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो b इक्वल्स क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू 2i अपॉन 4 पाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक साथ हो गया, 2i बाई आर। b आपको मिल चुका है। देखिए आपको याद होगा ये डेरिवेशन आपने बहुत लेंदी किया था और उसके सामने आर दूरी पर जब इसमें पहले तो डेरिवेशन किया था, फिर साइन फाई 1 साइन फाई 2 मिला था, फिर जब अनंत लंबाई के कारण ये फाई 1 90 डिग्री कर दिया था, फाई 2 डिग्री कर दिया था, तब जाके ये रिजल्ट आया था। और ये कितने लाइन में कैलकुलेट हो गया है, आप देख रहे हैं एक लाइन में। तो कैसे भाषा लिखेंगे, माना अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार है, पहले ये हेडिंग के बाद भाषा लिखेंगे तब इसको डिराइव करेंगे। तो माना अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब चालक तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक एम्पेरियन लूप की कल्पना करते हैं। अब एम्पेरियन लूप और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य थीटा 0 डिग्री बनता है क्योंकि एम्पेरियन लूप की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के अनुदिश है। ये भाषा हो गई। अब उसके बाद लिखेंगे कि एम्पियर के परिपथीय नियम से ये, और फिर उसके बाद ऐसे डिराइव कर देंगे। तो ये एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है बेटा। अगर आप ये सीख गए होंगे तो अब आपको एक नया डेरिवेशन देते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इरेज करने जा रहे हैं। अब किसी बेलनाकार धारावाही चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन और धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन। तो इसके कारण दो स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कर सकते हैं। ये देखिएगा ठोस चालक तार है बेटा, ये ध्यान देना, ठोस चालक तार है बेलनाकार,
और इसकी त्रिज्या कुछ मान लेते हैं a। ध्यान दीजिएगा कितनी त्रिज्या है a, और इसमें जो धारा जा रही है वो कितनी धारा जा रही है I। फिर वही बात है, चाहे आप दिशा ऊपर मान लीजिए, ऊपर धारा जाती हुई मान लीजिए, चाहे नीचे आती हुई मान लीजिए। तो पहली स्थिति है बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको ज्ञात करना हो तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो मान लीजिए इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसको होता हुआ एक एम्पेरियन लूप की कल्पना करिए। ये क्या है बेटा, एम्पेरियन लूप। अब फिर से वही, इसी के केंद्र से, ये जो अक्ष है इसका हमेशा दूरी इसी के केंद्र से लेंगे, तो ये हो गई स्मॉल आर। तो स्मॉल आर ग्रेटर देन ए है, ये शर्त क्या है, यहां स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर देन ए है। जो इसके अनुप्रस्थ काट का जो इसकी त्रिज्या है बेलन की वो ए मानी है हमने। तो अब देखिएगा फिर से, अगर धारा ऊपर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, यहाँ पे इधर होगा चुंबकीय क्षेत्र, और डीएल, तो बी और डीएल, अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, ये डीएल। फिर से वही नौटंकी है, अगर आप नीचे मान लेंगे धारा को तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर और इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये देखिएगा इधर। अब अगर हमने आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है तो ये इसका सिनेरियो है। अब बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र अगर हमको यहां से आर दूरी पर ज्ञात करना हो तो फिर वही एम्पियर का नियम लगा दीजिए, बी डॉट डीएल म्यू नॉट सिग्मा आई। आई धारा इस पूरे बेलन से प्रवाहित हो रही है बेटा, ये मत समझना कि ये ठोस बेलन है एक्चुअल में, तो इसमें आई धारा जो जा रही है वो पूरे बेलन से, ठोस बेलन से प्रवाहित हो रही है। तो इस पूरे से तो प्रवाहित हो रही है आई धारा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो आई धारा है वो इस एम्पेरियन लूप के अंदर है, तो टोटल धारा जो सिग्मा आई है वो आई के इक्वल हो गई, और बी डीएल के बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो ये 0 हो गया। और ये बी डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई इंटू एम्पेरियन पथ की त्रिज्या 2 पाई इंटू आर, तो ये हो गया। तो फिर यही रिजल्ट आ गया, तो बी आउटसाइड आपने निकाल लिया, सेम डेरिवेशन हो गया बेटा। अब यहां पे सेकंड डेरिवेशन के लिए इसमें थोड़ा सा चित्र चेंज करना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। सेम डेरिवेशन है, कितना सिंपल है आपको लग ही रहा होगा कि एकदम इजी कर दिया गया है लेवल को। अगर आपने गाउस का वो बाउ-सावर्ट के नियम से इनको सॉल्व किया होता, इसको तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता बेटा, और आपने बाउ-सावर्ट के बजाय अगर एम्पियर के नियम से सॉल्व किया तो बहुत इजी हो गया है। अब इसके लिए सेकंड पार्ट देखिएगा, फिर से डायग्राम को बनाते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ए त्रिज्या का बेलन है, धारावाही बेलन है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहां पे मान लीजिए इस बिंदु पर आपको ज्ञात करना हो, इसकी त्रिज्या कितनी ली थी, ए। तो जिस बिंदु पर ज्ञात करना हो उसको उससे होता हुआ एक एम्पेरियन लूप की कल्पना कीजिए। तो ये क्या है बेटा, एम्पेरियन लूप। ओके, अब धारा ऐसे जा रही है तो यहां पे डीएल काट लीजिए और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, फिर यहां पे डीएल काट लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र इधर है। इसमें कोई खास बात नहीं है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो यहां पे ये कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब आप ये सोचिए, इसमें बी और डीएल के बीच में ये त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है, एम्पेरियन लूप की स्मॉल आर ले रहे हैं हम लोग लगातार। तो बी डॉट डीएल, इसको ओपन कर दीजिए, बी डीएल कॉस 0 म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। अब ये पूरी धारा इस बेलन से जा रही है बेटा, पूरे बेलन से आई धारा जा रही है। तो ये एक नया बेलन है ना, इसकी लंबा, इसके देखिए, इसमें से, इतने बेलन में से, इतने भाग में से पूरी धारा थोड़ी जाएगी, कुछ धारा इतनी हमारे यूज में नहीं आ रही है ना,
इस एम्पेरियन लूप, आपने एम्पेरियन लूप के लिए लिया था, देखो ये अगर I1 था, ये I2 था, ये I3 था और ये I4 था, तो वो धारा हमने कंसीडर नहीं की थी जो एम्पेरियन लूप से बाहर थी। तो ऐसे ही यहां से जो इसके साइड से, आप ये सोचिए, ये ऐसे अगर पूरा बेलन हो और हमको सिर्फ इस मार्कर के कारण निकालना हो, तो इस पूरे बेलन में से इतना भाग तो हमारे काम का नहीं है ना, सिर्फ बेलन वाला भाग ही हमारे काम का। इसी वाली धारा को हम ले सकते हैं क्योंकि एम्पेरियन लूप के अंदर, इस लूप के अंदर सिर्फ इतनी धारा जा रही है। तो यहां पे सिग्मा आई का कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो इसके सिग्मा आई के कैलकुलेशन के लिए देखिए, बड़ा सिंपल है, वही एक एक रूल जो आपने बचपन में पढ़ा था। इस पूरे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, मतलब पाई ए स्क्वायर से प्रवाहित धारा बराबर आई है बेटा। तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब होगा पाई स्मॉल आर से प्रवाहित वैद्युत धारा, से प्रवाहित वैद्युत धारा, और यही है सिग्मा आई बेटा। पाई आर स्क्वायर से जो प्रवाहित हो रही है वही है सिग्मा आई। तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यह आ गया सिग्मा आई की वैल्यू बेटा। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर सकते थे, बी डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। अब सिग्मा आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सिग्मा आई को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, सिग्मा आई इक्वल्स आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये है सिग्मा आई बेटा। तो अब सिग्मा आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, सिग्मा आई का मान अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है डीएल का, तो बी छोड़िए, इंटीग्रल डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई कितना है, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके बेटा, ये वाला पोर्शन बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपने अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण डेरिवेशन किया था वो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको अच्छे से आप ट्राई कर लीजिएगा। ये भी आना चाहिए आपको, डेरिवेशन एकदम इजी है। तो अब डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल किस पे लिए हो, एम्पेरियन लूप पे, तो ये एम्पेरियन लूप पे डीएल करोगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे देखिएगा, इसके बाद थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी इन साइड हो गया। आप चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बी इन साइड इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 आई आर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बस यहां पे आप देख सकते हैं कि बी इन साइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जो आपने बाहर निकाला था बी आउटसाइड, वो बी आउटसाइड आपका था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसके लिए आप ग्राफ भी बना सकते हैं बेटा। तो थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए यहां पे, तो इसलिए एकदम थोड़ा सा एक लाइन इसको इरेज कर रहे हैं और इसके ऊपर का ये हेडिंग, इतने से अपना काम हो जाना है। तो इसको जल्दी से देखिएगा आप। ये कौन सी लाइन है बेटा, जब स्मॉल आर इक्वल्स ए है, यहां पृष्ठ पर इसका मतलब, और यहां पे स्मॉल आर लेस देन ए है, स्मॉल आर ग्रेटर देन ए है। तो आप देखिए इनसाइड हो गया ये वाला, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब केंद्र पर आर 0 हो जाएगा तो बी 0 हो जाएगा। मतलब अगर इसके लाइन पर आप देखेंगे मध्य से, तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, तो 0 से बी समानुपाती आर, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे बनेगा।
फिर बाहर कैसा है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती आर है, तो बाहर व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती आर बनेगा ये ग्राफ, बी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये ग्राफ बन गया किसमें किसमें बेटा, बी और आर में ये ग्राफ बन गया। ओके, तो इसको आप देख लीजिएगा, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आता है एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए तथा उसके कारण ग्राफ भी बनाइए। तो ये हो गया बेटा। अब इसमें एक नोट याद रखिएगा कि अगर ये खोखला कॉपर बेलन होता, खोखले कॉपर बेलन के कारण अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना होता बाहर, तो बाहर तो आपने जैसे इसके कारण किया है वैसे इसके कारण भी किया होता अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जो अंदर होता तो अंदर धारा ही नहीं होती क्योंकि खोखला बेलन है, तो खोखले बेलन के पृष्ठ से ही धारा प्रवाहित होती, अंदर धारा ही नहीं होती। तो अगर इसके अंदर लूप के अंदर धारा नहीं है तो लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है, तो खोखले बेलन के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र इन साइड वाला आता वो जीरो आ जाता बेटा, तब उसका ग्राफ जीरो, मतलब जीरो अंदर पूरे में रहता, यहां तक ये सीधे ऐसे बनता, फिर व्युत्क्रमानुपाती आर बन जाता। तो उसका ये भी है कि अगर खोखले बेलन के कारण पूछा जाता, खोखले धातु बेलन के कारण, तो ऐसा डेरिवेशन होता कि इसमें अंदर जीरो हो जाता क्योंकि एम्पीरियन लूप से जो प्रवाहित धारा है वो शून्य होती। तो इस तरह से हमने एम्पियर के परिपथीय नियम का डिस्कशन किया, इसका परिभाषा बताया, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिएगा बायो सावर्ट भी इंपॉर्टेंट है और एम्पियर का परिपथीय नियम दोनों इंपॉर्टेंट है। रीजन है कि ये इजी करता है बायो सावर्ट को, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन बायो सावर्ट का जो सदिश रूप है वो ऑटोमेटिक पहले से हमने बता रखा है कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।